जैसा कि दोस्तों आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर आप बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और हमारा आज का टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कौन कौन से स्टेप हैं, और इसी के साथ साथ हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आर का सेंस है रिकॉम्बिनेंट, तो इस वजह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को शॉर्ट में आरडीएनए लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझ में आ जाता है तो आप आसानी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। तो जब दो अलग अलग स्पीसीज़ के डीएनए को अगर हम निकालें और उन अलग अलग डीएनए को आपस में हम जोड़ें तो जो हमें एक नया डीएनए मिलेगा उसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो एक तरह से देखा जाए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि जो आरडीएनए है, दो अलग अलग स्पीसीज़ के डीएनए से मिलने से बनता है। तो आइए देखते हैं कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिफाइन एज एनी डीएनए विच इज़ कंपोज्ड ऑफ सीक्वेंस डिराइव फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसे डीएनए होते हैं जो कि अलग अलग सोर्स से प्राप्त हुए डीएनए के मिलने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम ह्यूमन सेल के डीएनए को निकालें और उसे कई टुकड़ों में काट दें, ठीक है, तो सबसे पहले हम ह्यूमन सेल के डीएनए को आइसोलेट करेंगे और उसे कई टुकड़ों में काट देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट करने के लिए एक विशेष प्रकार की एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसी तरह हम क्या करेंगे कि दूसरे स्पीसीज यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को भी निकालेंगे और उसको कट करेंगे। और कट करने के बाद जब हम ह्यूमन सेल के जो डीएनए है और ई कोलाई बैक्टीरिया के जो डीएनए है, इन दोनों को आपस में डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ते हैं तो एक डीएनए मिलता है जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसमें कि एक डीएनए है बैक्टीरिया का और दूसरा डीएनए है ह्यूमन यानी कि मानव का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ जॉइनिंग टुगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स from two different species that are inserted into a host organism to produce a new genetic combination। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम दो डिफरेंट स्पीसीज़ के डीएनए को निकालते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं और बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं जिसे हम बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। और उसके अंदर जब हम डीएनए को डालते हैं तो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें एक नया जेनेटिक कैरेक्टर देखने को मिलता है, यानी कि एक अलग गुण देखने को मिलता है। और इस वजह से हम इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ पर जब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें जो नया स्पीसीज मिलता है यानी कि जिसमें हमें नया जेनेटिक कैरेक्टर देखने को मिलता है, इस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अगर हम पौधों में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालते हैं तो उस पौधे को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लांट, और यदि हम एनिमल में उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालते हैं तो उस एनिमल को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। तो एग्ज़ाम में आपके ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल के बारे में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल से किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज़ करके एक नए स्पीसीज़ का फॉर्मेशन करते हैं जिनके जेनेटिक कैरेक्टर जो होते हैं उस स्पीसीज़ से अलग होते हैं। आइए नेक्स्ट हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले 1970 में हैमिल्टन स्मिथ और जॉनसन हॉपकिन ने सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया था।
और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वह डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि डीएनए को काटने के लिए हमें कुछ एंजाइम की ज़रूरत होती है और उस एंजाइम को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट करने का काम किया था हैमिल्टन स्मिथ और जॉनसन हॉपकिन। इसके बाद 1972 में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था। और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था एक तरह से बिगिनिंग था, यानी कि स्टार्टिंग था बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का। तो यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का जो श्रेय है वो जाता है स्टैनले कोहेन और रॉबर्ट बोयर को। तो 1972 के लगभग 4 साल बाद 1976 में हर्बर्ट बोयर ने ही सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की नींव रखी। यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को खोजने का जो श्रेय जाता है वह जाता है हर्बर्ट बोयर को। और यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहला जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, ये सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा 1978 में तैयार किया गया था। तो ये था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट और डीएनए फ्रेगमेंट टू बी क्लोन। सेकेंड स्टेप है इंसर्शन ऑफ दिस आइसोलेटेड जीन इन ए सुटेबल वेक्टर। थर्ड स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वेक्टर इनटू ए सुटेबल ऑर्गेनिज्म और होस्ट सेल। और फोर्थ स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। और लास्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ द इंट्रोड्यूस जीन इनटू द होस्ट। तो आइए चलते हैं पहले स्टेप की ओर। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल से कोई डीएनए निकालना है, ठीक है, तो जो हमें डीएनए निकालना है उसी को हम बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने का कई तरीका है, जैसे कि जीनोमिक लाइब्रेरी, cDNA लाइब्रेरी, केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन। इसके अलावा एक बहुत फेमस टेक्निक है PCR। तो इन सभी टेक्निक के द्वारा हम जीन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें चाहिए होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम आइसोलेट करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे अगर हमने जीनोमिक लाइब्रेरी ले लिया, ठीक है, जैसे अगर हमें निकालना है ह्यूमन का इंसुलिन जीन जो कि इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर मानव का जो इंसुलिन जीन है वह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो याद रखिएगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करते हैं, यानी कि आइसोलेट करते हैं। इसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सेकंड स्टेप है इंसर्शन ऑफ दिस आइसोलेटेड जीन इनटू ए सुटेबल वेक्टर। तो इसमें करना क्या है कि जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है उसे हम एक सूटेबल वेक्टर में डालते हैं। तो वेक्टर क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो वेक्टर ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें की जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी ढेर सारी कॉपी बनाने की कैपेसिटी होती है। यानी कि हम वेक्टर की सहायता से किसी भी जीन की लाखों करोड़ों कॉपियाँ बना सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए वेक्टर भी एक प्रकार का डीएनए है और वेक्टर के रूप में हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को, इसके अलावा बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए को, कॉस्मिड को, ईस्ट वेक्टर को। तो ये सभी क्या होते हैं इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में जानेंगे। बस यहाँ पर आप याद रखिएगा कि वेक्टर के रूप में हम प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं या बैक्टीरियोफेज के डीएनए को यूज़ करते हैं। जनरली वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है प्लाज्मिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई कोलाई सेल है, ठीक है। अब इसके प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं एज ए वेक्टर, ठीक। अब इस प्लाज्मिड को जब हम बाहर निकालेंगे इसको भी हम कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से। और कट करने के बाद जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है यानी कि मानव का जो इंसुलिन जीन लिया है उसको हम क्या करेंगे डीएनए लाइगेज की सहायता से जो प्लाज्मिड वेक्टर है उसमें जोड़ देते हैं। और इसमें जोड़ने के बाद हमें मिलेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से हमने प्लाज्मिड वेक्टर को कट कर दिया और यहाँ पर हमारा है ह्यूमन इंसुलिन जीन।
अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज की सहायता से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ये जो डीएनए हमें मिला है यह एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। और जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए दो अलग अलग स्पीसीज़ के मिलने से बना हुआ डीएनए होता है। तो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है यह ह्यूमन डीएनए और बैक्टीरियल प्लाज्मिड डीएनए के मिलने से बना है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वेक्टर इनटू ए सुटेबल होस्ट। अब करना क्या है कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला है, ठीक है, अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम सुटेबल वेक्टर के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी भी सुटेबल वेक्टर में डालने के कई तरीके हैं, जैसे कि फिजिकल मेथड है और केमिकल मेथड है। तो फिजिकल मेथड कई सारे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोपोरेशन है, माइक्रो इंजेक्शन है, लाइपोसोम है। तो ये जो ट्रांसफ़र का टेक्निक है इसके बारे में हम अलग से किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना ही है। तो हमें ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला है, अब इसको हम क्या करेंगे कि एक सूटेबल होस्ट में डाल देंगे। जैसे हमने ई कोलाई बैक्टीरिया से लिया था प्लाज्मिड, तो इसको हम किस में डालेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया में। अब ई कोलाई बैक्टीरिया में जाकर ये जो वेक्टर है ये क्या करेगा, रिप्लिकेशन करेगा और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी ढेर सारी कॉपी बनाएगा। तो सबसे पहला काम है कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में डालेंगे, सूटेबल होस्ट के अंदर। इसके बाद फोर्थ स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल, यानी कि जो सेल हमने यूज़ किया है जिसमें के अंदर हमें वेक्टर डीएनए और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डालना है, यानी कि कुल मिलाकर कहना है कि हमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है वो हमारा ट्रांसफॉर्म सेल है, क्योंकि उसी सेल के अंदर जाकर जो प्लाज्मिड है वो क्या करेगा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट की ढेर सारी कॉपी बनाएगा। तो जिस सेल के अंदर, यानी कि जिस होस्ट सेल के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट की ढेर सारी कॉपी बनती है उस सेल को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। चलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के फिफ्थ और लास्ट स्टेप की ओर, जो कि है मल्टीप्लिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रोड्यूस जीन इनटू द होस्ट। तो जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया वह रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर क्या करता है, ढेर सारी कॉपी बनाता है। तो जब वो ढेर सारी कॉपी बनाता है तो इसके साथ ही साथ वो जो बैक्टीरियल सेल है वो भी डिवाइड होता है, यानी कि एक बैक्टीरिया के अंदर ढेर सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट बने, अब वो बैक्टीरिया भी अपनी ढेर सारी मल्टीप्लाई करेगा, वो ढेर सारी अपनी कॉपी बनाएगा। तो इस तरह से मिलियंस ऑफ कॉपी बन जाती है जीन ऑफ इंटरेस्ट की। तो इस तरह से हमें ढेर सारी जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम एक सूटेबल होस्ट के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने इंसुलिन जीन लिया है, तो इंसुलिन जीन हम किस में डालेंगे, जब भी डालेंगे किसी एनिमल में ही डालेंगे। क्यों डालेंगे कि जैसे किसी एनिमल में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म में, तो हम क्या करेंगे, जो इंसुलिन हमने बनाया है, जो इंसुलिन की हमें कॉपी प्राप्त हुई है, अब हम क्या करेंगे उस होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिससे कि उसके अंदर भी प्रॉपर तरीके से इंसुलिन का फॉर्मेशन हो सके। तो इस तरह से इतने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। आई होप आपको सभी स्टेप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।